नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देर रात भारतीय समय के अनुसार कतर पर जब अमेरिकन मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ, उसके बाद हमने रात में भी भाऊ के साथ कार्यक्रम किया था और तमाम आशंकाएं जताई थी कि युद्ध अब किस फेज में जाए। उस समय हमने एक चर्चा की थी कि हो सकता है अब यहां से युद्ध में जो एस्केलेशन है वो कम हो, डी एस्केलेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि ट्रम्प का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसको समझने वाले जानते हैं कि ट्रम्प अगर फंसने लगते हैं या सामने वाला हावी होने लगता है तो तुरंत शुतुरमुर्ग बन जाते हैं। आनन फानन में कतर पर अटैक के बाद ट्रम्प बैकफुट पर गए और सुबह होते होते उन्होंने बकायदे एक पोस्ट कर दिया सीज फायर को लेकर। टाइम भी तय कर दिया 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, 9:30 बजे सुबह से सीज फायर हो जाए। उस पर ईरान के विदेश मंत्री का जवाब आया, लेकिन उस जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि जब ट्रंप के सीज फायर को ठेंगा दिखाया ईरान ने, उसी वक्त इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी और तेल अबीब में सिर्फ सायरन और कोहराम मौत। भाऊ को लाइए फटाफट अपडेट्स इस वक्त की दे जो पूरे रात हैपनिंग हुई है। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले ट्रंप का ट्वीट। ये ट्रंप साहब ने ट्वीट किया, इजराइल एंड ईरान केम टू मी। फिर एक ये आदमी आदत से बाज नहीं आता, एनालिसिस में इस पोजीशन को जरूर ध्यान रखना है। इजराइल एंड ईरान केम टू मी, मतलब ये सारी इसकी आदत, ये तो गजब है भाई, गजब। नरेंद्र मोदी बहुत छोटे साबित हो गए इसके साथ। केम टू मी, हाँ, almost simultaneously. Israel and Iran came to me almost simultaneously and said, peace. Knew the time was now. The world and the Middle East are the real winners. Both nations will see tremendous love, peace and prosperity in their future. बताइए, अब both nation, ईरान भी फ्यूचर में लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देखेगा। They have so much to gain and yet so much to lose if they stray from the road of right, rightness and truth. The future of Israel and Iran is Unlimited. unlimited and filled with great promise. God bless you both. ये ट्रम्प साहब का ट्वीट आता है। इस ट्वीट के बाद वाला ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। ये पढ़ते हैं पहले ट्वीट को। ये सैयद अब्बास अरागची का ट्वीट है, जो ईरान के विदेश मंत्री। एज ईरान हैज रिपीटेडली मेड क्लियर, इजराइल लॉन्च्ड वॉर ऑन ईरान, नॉट द अदर वे अराउंड। As of now, there is no agreement on any ceasefire or cessation of military operation. However, provided that the Israel regime stops its illegal aggression against the Iranian people no later than 4 a.m. Tehran time, we have no intention to continue our response afterwards. The final decision on the cessation and ceasefire of our military operation will be made later. अब सबसे पहले तो सैयद अब्बास अरागची ने, शब्द बोलना नहीं चाहिए ये पॉलिटिकल उसमें उठापटक में, लेकिन इसको कहते हैं थप्पड़ गाल पे मार। कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी, कई बार मजबूर कर देते हैं कुछ आदमी ऐसे धरती पे जन्मते हैं। इसको कहते हैं गाल पर करारा तमाचा मार। दोनों साइमल्टेनियसली आए, हाथ जोड़ के आए, पैर पकड़ लिए और तुरंत बाद एक विदेश मंत्री, ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं, विदेश मंत्री, जोरदार मारा तड़ाक से। लेकिन बेशर्मों को कभी शर्म नहीं आती। ये आदमी लिटरली बेशर्म है। भारत के संबंध अमेरिका से कोई बनाता रहे, मोदी जी बनाए, निहायत बेशर्म। उसके बाद की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, जरा लाइए स्क्रीन पर विजुअल। ये जो विजुअल्स, ये तेल अबीब के हैं, इजराइल के हैं, जहां मिसाइलों की बारिश कर दी रात में। इसके बाद इस अपने जो है एक तरफा जो बहसूपन कहते हैं, बहसना, उसके बाद और पहली बार 12 दिनों बाद पहली बार वहां पर बड़ी कैजुअलिटी की खबर है। ईरान की तरफ से ये जानकारी इजराइल की तरफ से दी जा रही है कि बड़ी कैजुअलिटी हुई है तेल अबीब। ये भी हो सकता है कि प्रेशर टैक्टिक्स हो, ये भी हो सकता है कि कैजुअलिटी के नाम पर कि अब हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, आप रुको ईरान। लेकिन इसमें कुल मिला जुला के सीज फायर और सीज फायर के बाद मिसाइलों की बारिश,
क्या संकेत है? देखिए, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब उन्होंने कहा था कि इज़राइल मेरे दरवाजे पे आया, तब ये ईरान मेरे दरवाजे पे आया, तब भी ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान मेरे दरवाजे पे आए हैं सीज़ फायर के लिए। तब भी ईरानियन सरकार ने बड़ा क्लियर किया था कि हम किसी के दरवाजे पे नहीं गए। ईरान सरकार बार-बार सीज़ फायर की बात नहीं करता। आशीष, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, शायद दर्शकों को लगेगा बहुत रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन भारत-पाक की स्थिति में भी हमने ये कहा था कि सीज़ फायर जैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। आक्रांता पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हमारे यहाँ आतंकी हमला करवाया, हमने उनके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किए, रिटेलिएशन। पाकिस्तान चुप रहता, उसके बाद कोई एस्केलेट नहीं होता। पाकिस्तान ने हाँ। हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अटैक किया, हमने उनके एस्टेब्लिशमेंट अटैक किए, ये चलता रहा। इसमें पाकिस्तान को अटैक बंद करने हैं, भारत बंद कर देगा। सीधी बात थी, इसमें सीज फायर वाली गुड़ी गिराने वाली बात ही नहीं थी, ना फोन करने की जरूरत थी। आज इजराइल यही कह रहा है कि भाई आक्रमण किसने शुरू किया, किस बात की सीज फायर? आक्रमण इजराइल ने शुरू किया, हम जवाब दे रहे हैं। इजराइल आक्रमण करना बंद कर देंगे, हम देखेंगे कुछ घंटे। इजराइल शांत है तो हम भी शांत रहेंगे, ऑटोमेटिक वॉर रुक जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि ये युद्ध की शुरुआत किसने की? भारत पाकिस्तान में युद्ध की शुरुआत किसने की? पहलगाम नहीं होता तो क्या भारत को पागल कुत्ते ने कहा था कि जाके हम हमला कर देते? हमारे पास तो खबरें थी कि वहां आतंकी कैंप चल रहे हैं, लेकिन आतंकी कैंप चल रहे, हो सकता है आप बलूचिस्तान में उपयोग में लाओ, कहीं और उपयोग में लाओ, हमें क्या लेना देना है? आप जाने, आपके आतंकी कैंप जाने। यदि भारत के साथ हमला करोगे तो भारत रिटेलिएट करेगा। तो ये जो होता है कि ये सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं थी, उसको युद्ध रोकना था। वो मिसाइल क्या मतलब, वो हमारे ऊपर हमला करना बंद कर देते, मोटर फायरिंग बंद कर देते, बॉर्डर पे फायरिंग बंद कर देते, ड्रोन आना बंद हो जाते, तो भारत क्यों करता? भारत का इतिहास है कभी आक्रांता नहीं रहा। तो ऐसा ही ईरान कह रहा है। दूसरी बात, अब ये मामला गले का, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ईरान में लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र इजराइल में है, लोकतंत्र अमेरिका में है, और जहां लोकतंत्र है वहां जवाबदेही है, सरकार को जवाबदेही देनी पड़ती है। भाव 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 एक हाँ, एक चीज, ये जो लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, इसमें कई दर्शकों की राय भी मैं जो आई थी उसको भी शामिल करना चाहता हूँ। इजराइल के लोकतंत्र को भी लोकतंत्र केवल कहा जा सकता है, कथित लोकतंत्र है, जिसको नेतन्याहू ने कैद कर लिया है अपने हाथों में। नहीं नहीं, देखिए नेतन्याहू ने कैद कर रखा है, लेकिन वहां लोग विरोध में कर रहे हैं, लोग रास्ते पे उतरे हैं। यदि नेतन्याहू इतना कंट्रोल में होता तो वो वॉर नहीं करता। बिल क्लिंटन जो कह रहे हैं उसमें बहुत तथ्य है, जो वो अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में, गद्दी बचाने के चक्कर में, मतलब ऐसा नहीं कि ईरान में भी उलट पलट नहीं हुआ। कहने के लिए तो भाई 2014 से भारत में भी एक ही पार्टी राज कर रही है। इसका मतलब लोकतंत्र ऐसा नहीं है। अभी बाई इलेक्शन हो गए, देखिए आप क्या हुआ, गुजरात में देखिए, केरल में देखिए, पंजाब में देखिए। तो होता है, वहां पे नेताओं को जवाबदेही है, लोकतंत्र के मायने हैं जवाबदेही। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट को जवाबदेही देना होता है यदि कल ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई। देखिए ईरान में आप क्या करते हैं ये छोड़ दीजिए, ईरान तो बर्बाद नेशन, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आपको लेके डूबेंगे। ऐसा यदि होगा तो जो सनम डूबेगा उसको जवाबदेही। आज अमेरिका में कैजुअलिटी होगी तो आज जवाबदेही। आज सबसे ज्यादा मुझे लगता है इजराइल के जन्म के बाद सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज कल आज हुई, और आंकड़ा सैकड़ों में बताया जाता है। तो वहां के लोगों की जवाबदेही है कि भाई आपने युद्ध क्यों किया? आपने हमको बोला था आयरन दो, आपने कहा था कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमने आप पे विश्वास रखा, आज आपने पूरे दुनिया के सामने हमको एक्सपोज कर दिया। क्या हो गया आपके इंटरसेप्टर को? आज जो लोग मर गए उनका क्या है? तो उनकी जवाबदेही है। ईरान के लोग तो साथ में, ईरान तो बोलते कि भाई हम पे आक्रमण ही तुमने किया ना, हम तो भोगी है। और किस बात के आक्रमण? इस बात का आक्रमण कि एक तथाकथित आप बम बना रहे हैं। इसका प्रूफ क्या है? अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां कहती है कि आप नहीं बना रहे हो। यूनाइटेड नेशन एनटीपी से आपने जब न्यूक्लियर का जो एग्रीमेंट साइन किया, उसके तहत इजराइल ने तो वो भी नहीं किया साइन। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के पे जो एनटीपी पे जो साइन नहीं करता वो हीरो हो गया, और जो एनटीपी पे साइन करके अपने यहाँ इंस्पेक्शन करवाता है वो विलन हो गया। ये हीरो और विलन, ये कैंपेन ही तो है। ये
क्योंकि ईरान आतंकी देश है, ईरान आतंकियों की मदद करता है, ईरान मुस्लिम देश है, मुस्लिम आतंकी होते हैं। ये आपने एक परसेप्शन पूरे विश्व में बनाया है। नहीं तो ये क्या है कि भाई आरोप तो कल इस पे भी है, इजराइल के भी, वो भी यूरेनियम इनरिचमेंट करता है। वो बोलता है हम प्रोग्राम ही नहीं कर रहे, वो करता है और आप मान रहे हो। यदि इजराइल की बात मानते हो तो फिर ईरान की क्यों नहीं? नहीं और रही बम की बात, तो रशिया ने तो बोल दिया कि बम उनको वैसे भी मिल जाएगा। भाई मित्र पक्षों के पास बम है, वैसे मिल जाएगा, क्या कर लोगे आप? सवाल अब मुझे लगता है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर में, खासकर ट्रंप के आने के बाद, अब एटॉमिक एनर्जी आपको अर्जित नहीं करनी पड़ेगी, आपको कहीं से मिल भी सकती। क्योंकि यदि एक कोई आदमी अपने पागलपन की हद पार करता है तो फिर बाकी लोग उस पागलपन के हद को वैसे ही जवाब देंगे। और ये पागलपन ही होगा जब आप मित्र देशों के हाथ में एटॉमिक बम दोगे। ये उच्च दर्जे का पागलपन होगा। ईरान को बम देना भी ये उच्च दर्जे का पागलपन होगा। लेकिन क्यों दुनिया इस लेवल पे पहुंच गई है, कभी इसके भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा सभी को, विश्व के सभी देशों को। इसमें इसमें दो चीजें हैं। जैसे हम इजराइल की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के तो न्यूक्लियर वेपन ही है ना जो बताया जाता है मुख्य मुद्दा, न्यूक्लियर वेपन। हालांकि ये दिखावा है, जिसके पीछे असली मकसद है खामनेई की सत्ता को हटाना और अपना मोहरा बिठाना, और कुछ नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन में कभी इजराइल ने आज तक मना भी नहीं किया है। इजराइल ने ना तो ना बोला ना हाँ बोला। जब जब सवाल उठे वो मौन धारण कर लिया। मौन मतलब ये एक्सेप्टेंस है, स्वीकारोक्ति है। मैंने बोला ना, साइलेंट, ये इंग्लिश में कहावत है, साइलेंस इज अ कंसेंट। मौन स्वीकृति है। और दूसरी बात, अगर ईरान को कहा जाता है कि आतंकियों का पनाहगाह है, आतंकियों को मदद करता है, तो इस दुनिया में आतंकियों को अमेरिका से ज्यादा मदद किसी ने नहीं, अमेरिका का ही प्रोडक्ट है। हम पन्ने पे लिख के तालिबान से लेके तमाम अमेरिका का ही प्रोडक्ट है। तालिबान से लेके अलकायदा तक सबकी पैदाइश इस दुनिया में आतंक की सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आतंक के टेरर के इंस्टीट्यूशंस, ये सब अमेरिका द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। चाहे अलकायदा हो और चाहे तालिबान, दुनिया के टॉप, बाकी तो सब छोटे मोटे हैं। और छोटे मोटे सीरिया से लेकर के और अफ्रीकन कंट्रीज में छोटे के क्यों आशीष, छोटे क्यों? यदि भारत आज पंजाब में खलिस्तानियों से ग्रस्त था तो उस खलिस्तानियों को पनाह कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। हम कनाडा बोलते हैं। अमेरिका में जो सबसे टॉप है, जो हर दिन धमकी देता है, वो अमेरिका में उसके ओथ सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी में ट्रंप के चला जाता है, आता है। भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता और खालिस्तानियों को बुलाया जाता है। क्योंकि जब भारत विकास करेगा तो अमेरिका पूरे विश्व में कोई भी विकासशील देश नहीं चाहते, स्ट्रगलिंग देश चाहते हैं। वो स्ट्रगल करते रहे, आपस में लड़ते रहे, मेरे से शस्त्र लेते रहे, मेरे से सिक्योरिटी लेते रहे, मेरे सैनिक अड्डे अपने यहां बनाते रहे, और विश्व में मैं मेरे अपने हिसाब से चलूं। सारे विश्व में मेरी सरकारें होनी चाहिए। यदि मैं कहूं कि मनमोहन सिंह की सरकार को उलटने में फोर्ड फाउंडेशन का भी फंडिंग था। क्या है फोर्ड फाउंडेशन? क्या है फोर्ड फाउंडेशन? सीआईए का आउटफिट है पैसा देने का। क्योंकि मनमोहन सिंह ने जब एटॉमिक एग्रीमेंट पे साइन किया तो पहला रिएक्टर, इनको लगा हमको धंधा मिल गया, पहला रिएक्टर का ऑर्डर दिया फ्रांस को, दूसरा रिएक्टर का ऑर्डर दिया रशिया को, और अमेरिका के हाथ में ठंडन गोपाला। तो एकाएक अन्ना हजारे का उदय होता है, एकाएक केजरीवाल तूफान मचाते हैं। और जिसके लिए केजरीवाल आए थे, जिसके लिए अन्ना हजारे आए थे, क्या वो बिल अभी भी बना है? क्या वो करप्शन के चार्जेस? मैंने बोला प्रतिमान कर दिया। मैंने वही तो कहा कि आप उसके बाद क्या कोई रुका है कोई मामला? जो आरोप लगाए गए थे यूपीए सरकार से, आज 11 साल हो गए मोदी जी को यहाँ सत्ता में रहते रहते। 11 साल में मोदी जी उन सारे आरोपों में से एक में सजा नहीं दिलवा पाए।
ना कोल घोटाले में, ना CG2 घोटाले में, ना CG घोटाले में, ना इस घोटाले में, ना उस घोटाले में। सिर्फ आरोप लगते रहे, क्लीन चिट मिलती रही। वाड्रा पे आरोप लगते हैं, वाड्रा को हरियाणा गवर्नमेंट क्लीन चिट देती है। तो ये हुआ क्या? ये सिस्टमैटिकली एक सरकार को अनस्टेबल करने का विदेशी एक मूवमेंट था, जो हमारे यहाँ राजनीतिज्ञों ने भुनाया उसको। और वो हमेशा ऐसा ही करता है, जो सत्ता पक्ष उनका साथ नहीं देता वहां विपक्ष को बिठाता है। नहीं, चलते हैं। हालांकि आपने बहुत बड़ा एक क्लू दे दिया, बहुत बड़ा क्लू ये दिया कि अक्सर भाजपा और मोदी जी, ये 2014 के बाद, ये शब्द शायद पहले नहीं, आप तो और पहले से देख रहे हैं, जब से मैं 25 साल से देख रहा, ये शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा पिछले 11 साल में हुआ है कि विदेशी फंडिंग हो रही है सरकार के खिलाफ। तो हाँ। विदेशी फंडिंग का जिनको पता है वही विदेशी फंडिंग की बात करते हैं, इसके पहले विदेशी नहीं फंडिंग की बात नहीं था, जो उसी विदेशी से आए फंडिंग, हैं। मैंने हाँ, वही तो कहा, विदेशी फंडिंग से ही जो सत्ता में आए हैं हाँ, वो तो कहेंगे कि विदेशी इन्हें फंडिंग। पता है, इन्हें पता है कि विदेश से भी सरकारें गिराई जाती हैं और बनाई जाती हैं। खैर, इजराइल और ईरान इजराइल ईरान पे और भी कुछ एंगल हैं। अभी ये सीज फायर के बीच चर्चा करना, सीज फायर पे इसलिए चर्चा करना क्योंकि ये तो अभी अटैक ईरान कर रहा है। वो व्यक्ति, बेशर्म व्यक्ति फिर बेइज्जत हुआ है, और बहुत बढ़िया, कम से कम मुझे तो इस बात की तसल्ली है कि हमारा वाला नहीं कर पा रहा, बेइज्जत कोई तो कर रहा है झूठे हाँ। आदमी को। हम तो पूरे कॉन्फिडेंस से आज भाऊ अरागची के बयान के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। लोग कहते हैं कि मोदी खाली आलोचना, मैं कह रहा हूं हो सकता है हमारी सरकार, हो सकता है अपने जगह पर दुरुस्त रही हो, लेकिन नहीं हमारी नहीं बिल्कुल। सरकार का मुखिया है, हमारी मैं सरकार मैं का मुखिया वो अडानी के चक्कर में जुबान नहीं खोल पा रहा कि ट्रंप को बेइज्जत मैं करें। रोज मैं बेइज्जत वही तो कह मैं वही तो कह रहा हूं। हम्म, जिस हिसाब से इजराइल और ईरान के बीच में वो बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहे हैं, उससे हम्म, एक बात तो तय है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। तो हम्म, ट्रम्प के उस झूठी बात पे अब मुझे लगता है कि मेरी सरकार भी सही बोल रही होगी कि पाकिस्तान ने फोन किया और सीज फायर किया। लेकिन इसका क्रेडिट यदि अमेरिका लेता है, या इन्होंने अमेरिका को पूछा होगा कि वो पाकिस्तान सीज फायर कर रही, क्या करें, उन्हें बोला कर दो, और फिर हाँ, उसने ट्वीट करके अपना क्रेडिट ले लिया। हमने खुद होके अमेरिका के दरबार में हमने खुद दरबारी बनना पसंद कर दिया। सवाल वो है, सवाल ये है कि हम अमेरिका के सामने झुक क्यों रहे। अमेरिका यदि वो कहता है कि हम किसी के दरवाजे पे नहीं गए, दो टूक बाद प्रधानमंत्री ने बात करी टेलीफोन पे और हड़काया ट्रंप को। ये प्रधानमंत्री लाल किले से क्यों नहीं हड़का सकते? ये प्रधानमंत्री अपने रैलियों में क्यों नहीं हड़का सकते? ये प्रधानमंत्री अपने मन की बात में क्यों नहीं हड़का सकते? प्रधानमंत्री ट्रंप को हड़काते वो भी विदेश सचिव से कहलवाते हैं। बाकी जगह तो हर जगह पे किसी की शादी भी हो तो ट्वीट करते हैं, सेंचुरी होने के क्रिकेट मैच के ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी के बर्थडे पे भी ट्वीट करते हैं। और राहुल गांधी का बर्थडे तो मोदी जी के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि राहुल गांधी की कोई अहमियत ही नहीं मानते हो। इसलिए मैंने कहा कि राहुल छोटी छोटी बातों पे, लेकिन इतनी बड़ी बात होगी तो उन्हें आज उसी दिन ट्वीट कर देना चाहिए था कि आज मैंने हड़काया, आज मैंने ट्रंप को बोल दिया कि ये बोलना बंद कर दो कि आपने करवाया है। ये सीज फायर भारत और पाकिस्तान की दोनों की समझ से हुआ है और आपका कोई रोल नहीं। ये आप नहीं कहते, उसके बाद वो आदमी लगातार कह रहा है। और ये हुआ कैसे? जब इजराइल ने, जब पाकिस्तान, ईरान ने जॉर्डन के सॉरी कतार के बेस पे हमला किया, कतार के एयरबेस पे हमला करते से इजराइल तुरंत रात को दनादन उन्होंने बमबार्डिंग की। एक 5 मिनट के डिफरेंस से मिसाइल दागे ईरान पे। ईरान के सैन्य ठिकाने थे वो थोड़े से वो उनको हिट हुआ, खासा नुकसान हुआ। उनका जो एक स्टॉक जहां रखा हुआ था मिसाइल का वो हिट हुआ। उसके बाद ईरान ने फिर रिटेलिएट किया, जिसका खामियाजा अब हम आपके सामने है, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं। ये सब एक्शन रिएक्शन है। इजराइल यदि वो ईरान के हमले के बाद कतार में इजराइल यदि हमला नहीं करता तो हो सकता है ईरान भी नहीं हमला करता। आज भी ईरान कह रहा है, फिर कह रहा है सीज फायर जैसी कोई बात ही नहीं है, आप हमला बंद करो, युद्ध ऑटोमेटिक रुक जाएगा। लेकिन आप हमला करोगे तो हर हमले का जवाब होगा, और जितनी बार ईरान ने हमला किया है वो सिर्फ आपके हमलों का जवाब है। जवाब, हाँ। नहीं, मैं एक फिर
आज भारत जुड़ रहा है, जब सीज फायर की बात आती है तो फिर बगैर भारत के, क्योंकि सीज फायर दुनिया में सबसे रिसेंट सीज फायर भारत का था। कल भारत का हुआ। देखिए ईरान और भारत, अमेरिका ने भारत के सीज फायर का भी ट्वीट करके अमेरिका ने बताया, ईरान और इजराइल के सीज फायर का भी ट्वीट करके ट्रंप ने बताया, वो भी ट्रंप ट्रम्प ने ने भी बताया। ट्रंप हर किए कि भारत वाले में पहले उसने बताया, फिर पाकिस्तान ने बताया, और फिर 5 मिनट के लिए हमारे यहाँ एक बेचारे विक्रम मिश्री को पा गए हैं, उनको भेज दिए, जाओ 3 मिनट के अंदर ब्रीफ कर दो कि हाँ जी सीज फायर हो गया। बाकी न विदेश मंत्री बोला, न प्रधानमंत्री बोला, सब के सब खामोश, और उसके बाद हर दिन वही कहानी हो रही है, हर दिन खामोशी है। अंतर देखिए, ईरान इजराइल में सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया ट्वीट करके, इतने बजे टाइम हुई, सारा शेड्यूल सारा रूटीन बता दिया कि कितने बजे मैथ, कितने बजे फिजिक्स की क्लास लगेगी, सब बता दिया। इजराइल अभी उस पे ये बोल पाता कि हाँ जी हो गया, सब डन हो गया, अब खुशी खुशी रहेंगे, उससे पहले ईरान का विदेश मंत्री सामने आता है, विदेश मंत्री सीधा आता है सामने कि जयशंकर जैसे लोगों के लिए बता रहे हैं, विदेश नहीं मंत्री नहीं, आता है और कहता है कुछ जय ऐसा एग्रीमेंट देखिए, नहीं हुआ है, मैं बार बार कह कोई रहा हूँ, agreement ये नहीं हुआ। जयशंकर ब्यूरोक्रेट है। हाँ। उसको सिर्फ मुंडी हिलाना है, यस सर करना है। हम्म। जिस दिन इस देश की ब्यूरोक्रेसी दिमाग का उपयोग करने लगेगी, ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगा, क्योंकि फिर वो संविधान के हिसाब से चलेगा। वो देश देश की प्रगति के लिए बात करेगा, नेताओं के भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, व्यभिचार पे अंकुश लगेगा। ये सारे व्यभिचार भ्रष्टाचार, ये जो जिससे ग्रस्त है हम, जो दिमक लगी है इस समाज को, भारत के पूरे लोकतंत्र को, इसका एक ही इलाज है, ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी। यदि ब्यूरोक्रेसी ने फाइल पे साइन नहीं की और ब्यूरोक्रेसी ने ओपन की चीजें, तो मैं बता रहा हूं आपको, जहां जहां ब्यूरोक्रेट अपने औकात पे आया है, वहां वहां सरकारें हिली। चाहे अशोक खेमका हो, चाहे कोई और हो, एक ब्यूरोक्रेट ने पूरा हिला के रखा दिया है सिस्टम, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता है। लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट भी सोचते हैं कि गंगा बह रही है तो थोड़ा बहुत हाथ हम भी धो ले। तो हाथ धोते धोते ये हो गया है कि करप्शन की जो खुली चेन जो है, चिल्लर, वो नेताओं के नसीब में हो रही है, और सारे नोट ब्यूरोक्रेसी के पास जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का यदि जिस दिन आप ब्यौरा निकालोगे तो पता पड़ेगा कितने ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और कितने सेटल हो गए। पीएमओ से लेके नीचे तक आ जाइए, चीफ सेक्रेटरियों तक राज्यों के, आपको सब पता पड़ जाएंगे, इनके ही बच्चे विदेश जाते हैं, और विदेश जाके इनके बच्चे अपने घरों में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, नौकरी कितनी भी छोटी। ये सारा पैसा साइफंड ऑफ होता है, सारा पैसा साइफंड ऑफ होता है। लेकिन ईडी देखेगा कैसे? ईडी में भी ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, उनके भी बच्चे गए हैं अपने। तो तेरी उनका भी चुप, मेरी भी चुप। हाँ, उनका पूरा परिवार सेटल होने की तैयारी है, उन लोगों को तो पूरे पूरा पूरा परिवार को सेटल, सेटल। हाँ, पूरे परिवार की परिवार सेटल तैयारी होगी। कल सरकार की सरकार बदल गई तो क्या होगा अपना? हाँ। तो खैर फिर आते हैं फिर ईरान पे, बेसिकली आज सीज फायर की वजह से मैं दोस्तों बताऊं, सीज फायर ऐसा मसला है कि बगैर भारत के बाद का सीज फायर अधूरा है, वो भी ट्रंप का सीज फायर। जो दूसरा पॉइंट जिससे इजराइल और अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजह मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक विभाजन था, वो विभाजन खत्म हो जाना है? ये सवाल क्यों है? इस्लामिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका हमेशा एक दांव पर, जो बांटो राज करो वाला फॉर्मूला था सदियों पुराना, आज के इस दौर में और वो दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में। तो बांटो राज करो वाले फॉर्मूले से मिडिल ईस्ट को शिया वर्सेस सुन्नी में, और भी कई हैं छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, कुर्द हैं और अलग अलग क्या है, लेकिन जो मेजर डिवीजन था शिया वर्सेस सुन्नी। अब जैसे ईरान है, ये शिया कंट्री है, बगल में सऊदी अरब है, सुन्नी है, बाकी तमाम देश सुन्नी देश हैं। सद्दाम हुसैन सुन्नी नेता थे, तो शिया वर्सेस सुन्नी करके एक दूसरे को, जो उनके बीच की राइवलरी है, उसका इस्तेमाल करना। जो एक नई बात समझ में आ रही है पूरा, मतलब इस पूरे केस को माइन्यूटली देखने के बाद, कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट था ये ईरान और इजराइल का, उसमें ईरान शिया देश बन के नहीं उभरा, वो इस्लामिक वर्ल्ड का अगुवा बन करके उभरा, और उसके पीछे तमाम मुल्क जो इस्लामिक कंट्रीज थी, वो कुछ हथियार लेके आए ना आए, लेकिन तमाम मुल्क और उसकी आवाम का सपोर्ट उसके साथ जुड़ता है। जैसे कतर के बारे में, कतर को उसने बाकायदे इन्फॉर्म किया था, कतर को कॉन्फिडेंस में लिया था कि हम करेंगे,
करेंगे, हमको प्रतीकात्मक जैसे उन्होंने किया हम भी करेंगे, प्रतीकात्मक करेंगे। दूसरी चीज फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के जितने रेजिस्टेंस ग्रुप हैं हमास जैसे या बाकी जो भी 100% सुन्नी है, मतलब 0.1 में इक्का दुक्का भले हो, 100% सुन्नी। लेकिन सब ईरान के उनके साथ पास कौन खड़ा हुआ? पूरे 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 ये मिडिल ईस्ट की इस बवाल में गजा को तबाही का एक नमूना बना दिया ये इजराइल ने। कौन खड़ा हुआ? कोई सुन्नी कंट्री नहीं आई। ईरान खड़ा हुआ, ईरान खड़ा हुआ। ईरान ईरान ने उसके लिए बहुत मैंने अपने अपने कुर्बानियां मैं दी। मैं 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 आपको बता दूं, शिया और हम्म, सुन्नी की बात करते हैं, भारत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा बेस है मुसलमानों में, हम्म, वो शियाओं हम्म, का है। हाँ हाँ हाँ। शिया भाजपा के ब्लाइंड सपोर्टर्स है, थे जो आपको अटल जी के लखनऊ में समय दिखाई में, देते, लखनऊ अटल जी के लखनऊ में समय दिखाई में। देते हैं। हाँ हाँ, लखनऊ में दिखाई देते हैं। हाँ तो कुल मिलाकर ये अंधभक्त ये भी नहीं समझ में आ रहा है इनको कि जिस ईरान की 24 घंटे ये मतलब इजराइल को अपना पिता समझते हैं, है ना, हाँ, और इस ईरान को गाली देते हैं। अरे वो ईरान के जो सिया है वो भारत में पूर्ण रूप से बीजेपी से समर्थित है, हाँ, बताइए। और ईरान के लिए सोनिया गांधी लेटर लिख रही है, सोनिया हाँ, गांधी आर्टिकल लिख रही है कि भाई ईरान अपना बहुत पुराना ट्रेडिशनल है, हाँ, भारत के साथ बहुत पुराने संबंध है सदियों से। हाँ, जम्मू कश्मीर के मामले में ईरान भारत के साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ नहीं। कम से कम ऐसे समय में हमको उसका साथ देना चाहिए। ये सोनिया गांधी याद दिला रही है, जिस सोनिया गांधी को ये विदेशी कहते हैं, वो भारत की परंपरा को याद दिला रही है। और ये जो भारत के परंपरा के ध्वजवाहक है, ये दोस्ती को भूल जाते हैं, क्योंकि इनको तात्कालीन लाभ सबसे पहले दिखता है। तात्कालीन लाभ, शिया सुन्नी सब एक है जब मुसलमान की बात हो। जब मुसलमानों में डिवीजन करनी हो तो पश्चिमदा मुसलमान अलग करो, उस पर हाथ रख के उनके उनसे निकालो। लखनऊ में जाओ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, तो वहां शियाओं का हाथ रखो। ये ये डिवाइड एंड रूल जो है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है आशीष, ये कोई नई बात नहीं। तो कुल मिलाकर अब शिया सुन्नी वाला मामला रहा नहीं, ये आक्रांता वाला मामला रहा है। और ईरान ने इस बार जिस हिसाब से ताकत से लड़ा है ईरान, इस वजह से बहुत सारे मुस्लिम दोस्त जो अमेरिका से डरते थे, उनको लगता था कि भाई हम में से कौन है ऐसा अगवा करने वाला। एक समय था कि पाकिस्तान को अपना नेता मानते थे, तो लगता था पाकिस्तान में दम है। लेकिन पाकिस्तान इजराइल से भी ज्यादा, मतलब इजराइल और पाकिस्तान में होड़ लगी हुई है कि अमेरिका का सबसे नजदीकी कौन बनना चाहता है। उसने नोबेल प्राइज ही अनाउंस कर दिया वो उसको उसके लिए। तो ये कुल मिलाकर यदि ये देखा जाए तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भी अभी नए सिस्टम से पोलराइज होगा, और ये फिर विश्व के लिए घातक है, विश्व के लिए। क्योंकि यदि मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट हो गया बिना अंकुश के, तो फिर ये जो अमेरिका ने ही जिनको जन्म दिया, तालिबान हो गए, ये बड़े बड़े आतंकी संगठन, फिर वो लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर। हालांकि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां लोकतंत्र है ही नहीं। कहीं खलीफा है, कहीं राजा है, कहीं सुल्तान है, कहीं अपना खुद का रिवॉल्यूशनरी बोर्ड है जहाँ कट्टरपंथी है। हाँ, पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की है, जमहूरियत इसलिए बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान में भी कुछ दर्शक है अपने, उनको समझ लेना चाहिए। लोकतंत्र लोकतंत्र बोला तो गलत। ग्लोबल साउथ में कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया हाँ, है। नहीं, इंडोनेशिया को आप मुस्लिम नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा सेकुलर देश नहीं। नहीं नहीं, मतलब मैं डेमोग्राफी पे कह रहा हूँ कि दुनिया के सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम, सबसे ज्यादा दुनिया में मुस्लिम आबादी जो है इंडोनेशिया में है। तो बिल्कुल हाँ, तो इंडोनेशिया इस लिहाज से, इंडोनेशिया मलेशिया ये है ग्लोबल साउथ में, मिडिल ईस्ट में नहीं, मिडिल ईस्ट में नहीं, ग्लोबल साउथ में ही जो हमारा साउथ है उसमें है डेमोक्रेटिक मुस्लिम कंट्रीज। तो खैर ये तो मसला डेमोक्रेसी और इस पे जाएंगे तो अलग हो जाएगा। कुल मिला जुला करके ये ईरान ने जो अपनी क्षमता दिखाई, ताकत दिखाई, उसने सीज फायर के लिए मजबूर किया है, लेकिन उसमें भी अभी खेल बाकी है, क्योंकि अमेरिका, उसको लगता है कि वो इतना सातिर है कि कोई समझ नहीं पाएगा। वो शक्ति और सातिरपन
इन दोनों का ऐसा कॉकटेल है जिससे हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। तो बिल्कुल। शक्ति के बाद ये सातिलपना था उसका, जिसको समझा ईरान ने और अपनी सॉवरेनिटी संप्रभुता की रक्षा करते हुए जवाब दिया कि सीज फायर जैसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसको एग्जीक्यूशन में लाना होगा। नो एग्रीमेंट, ओनली एग्जीक्यूट। पहले एग्जीक्यूट इजराइल करे, फिर हम एग्जीक्यूट नहीं नहीं, करेंगे। एग्जीक्यूशन नहीं यहाँ हुआ, नतीजा साफ। ऐसे सीज फायर में आक्रांता ही एग्जीक्यूट करते हैं, हाँ, बस। क्योंकि ये आक्रांता, युद्ध नहीं है, ये युद्ध नहीं है, ये प्रतिकार है। हाँ, हाँ, हाँ। तो यदि उधर से फिर, कोई खुरापती नहीं हुई तो प्रतिकार होगा नहीं। लेकिन मैं, अब तुम वाइंड अप कर ही रहे हो तो अंत में मैं लाइट नोट पे एक फेसबुक पे एक मैंने चीज पढ़ी। संजीव आचार्य है, बड़े पत्रकार है, भोपाल में वास्तव है उनका। उन्होंने बड़ा, क्योंकि आजकल क्या है, कई चैनलों पे पंडित भी बैठ रहे हैं, वो बता रहे हैं युद्ध कब समाप्त होगा, किसकी दशा महादशा चल रही है। तो संजीव आचार्य जी ने, अब मैं, हालांकि संजीव बहुत घनघोर सेक्युलर आदमी है, मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छी तरह से, छोटे भाई जैसे। तो संजीव ने, पंडित संजीव आचार्य मैं कहूँ अभी, उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है और बहुत मजाकिया पैराग्राफ है। मैं उसी से अंत करना चाहूंगा, क्योंकि युद्ध का टेंशन हर एक को अपने सर पे है, और ये सारे अंधभक्तों के लिए है, क्योंकि उनको ये भाषा बहुत जल्दी समझ में आती है। ट्रंप की महादशा में नेतन्याहू की अंतरदशा का काल समाप्त हो जाएगा। होर्मुज के गोचर ने हालत बदल डाले, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध की साढ़े साथी का तीसरा ढैया अभी बाकी है। ये उस भाषा में है जो मुझे लगता है अंधभक्तों को ज्यादा समझ में आ जाएगी, और बहुत लाइट मूड में लिखा है उसने। तीसरा ढैया बाकी है, और जो अंतरदशा है उसकी, नेतन्याहू की, वो अब समाप्ति के तरफ है, जो उसके अंदर बैठ के जो काम कर रहा था। हाँ, तो वो कई चीजें ऐसी है कि जिसकी वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि युद्ध के समय भी, और संजीव जाना जाता है बहुत, संजीव सटायर के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा सटायर भी अच्छा लिखता है, और पॉलिटिकल कॉमेडी भी अच्छा लिखता है। तो संजीव को धन्यवाद। ही थोड़ा ये पढ़ के थोड़ा सा लाइट मूड हो गया, नहीं तो कल रात से टेंशन टेंशन। मैं बार बार कहता हूँ, इंसान है, हमें भी सीना 56 इंच का नहीं है, लेकिन दिल है। तो कहीं पे भी लोग मरे हैं। जो आपने जो वीडियो देखा, और उस वीडियो में जो आलाप, मतलब वो गिलाप था उस महिला का, वो दर्शाता है कि क्या हानि पहुंची होगी। इजराइल की भी हानि हो या ईरान की भी हानि हो, इंसान दोनों तरफ रहते हैं, इंसान दोनों तरफ से रहते हैं। और कुछ चंद नेताओं के उसके लिए, अभिलाषा के लिए, चंद नेताओं के महत्वाकांक्षा के लिए, चंद नेताओं के स्वार्थ के लिए, यदि मानवता यदि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होती है, तो दिल टूटता है। और फिर मैंने वैसा भी कहा, चिंता हमें उसकी भी है कि भाई रेडिएशन ना हो। आप किसी को भी बर्बाद करो, भारत भी रेडिएशन की जद में आएगा। आज फिर भारत ने बहुत प्रयास किया है कि यदि हॉर्मुज बंद होता है तो हम कहाँ से, हम साउथ अफ्रीका से लेके नॉर्थ अमेरिका तक हम ढूंढ रहे हैं, सॉरी साउथ अमेरिका तक हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हम पेट्रोल ला पाए। रशिया का चैनल फिर से खुल सकता है क्या? मार्च से हमारा रशिया बंद था, वो फिर से शुरू हो सकता है क्या? इसके लिए प्रयासरत भी है, क्योंकि भारत को भी चिंता है। ऐसा नहीं सरकार चिंता नहीं कर रही, लेकिन सरकार सिर्फ चिंता कर रही है, बोल नहीं। सरकार को बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन कैसा नहीं, क्योंकि हम, हमारे लिए सरकार का दिल दर्द दुखता है भारत के लोगों की। लेकिन फिर क्या करें, सामने यदि गौतम अडानी खड़ा हो तो फिर सरकार उससे समर्पित है। फिर बाकी 143 करोड़ लोग उस तराजू में बहुत कम हल्के हो जाते हैं, जिसके दूसरे तराजू में भाई गौतम अडानी बैठा। क्या करें, तराजू ही ऐसा है। नई सरकार है, नया भारत है, मोदी है तो मुमकिन है, यही कह सकते मोदी है, मुमकिन है। सीज फायर हुआ है गजा में भी, अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि जो ये विलाप है, जो करुण क्रंदन है, ये 55,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं गजा में। तो ये ईरान इजराइल के बाद अगर गजा में भी दुनिया देखे कि वहां भी ये विलाप, ये करुण क्रंदन रुक जाए, तो बेहतर है। भारत की बात तो क्या करें, स्पेशल शो करेंगे जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, क्योंकि इन उपचुनाव के नतीजों को हमें सैंपल नहीं मानना चाहिए, हम आखिर में बोल दें। क्योंकि अक्सर हमारे देश में जो चावल दिखाया जाता है सैंपल में, वो खिलाया नहीं जाता है। तो ये दिखाने वाला, ये उपचुनाव के नतीजे दिखाने वाले सैंपल हैं, ज्ञानेश कुमार को ओके टेस्टेड करने वाले सैंपल हैं, सावधान रहिए।
उपचुनाव के नतीजे आपको गुमराह कर सकते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज फेयर, बट करेंगे, उसमें भी नथिंग इज करेंगे, फेयर। शो करेंगे उसको शेयर करेंगे इससे तो लाएंगे। इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।